हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में आज दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपना जो पहला अध्याय था उसको हमने पढ़ा है, जो हमारी कविता थी उसको हमने पढ़ लिया। आज हम अपना दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नादान दोस्त। बच्चों, ये एक कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे का मन कैसा होता है, जो नासमझ बच्चा होता है उस बच्चे का मन कैसा होता है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। नादान दोस्त, नादान का अर्थ होता है नासमझ, जिसको सही और गलत की समझ नहीं होती, जिसे हम बच्चा भी बोल सकते हैं और जिसे हम अज्ञानी भी बोल सकते हैं। तो नादान का अर्थ होता है नासमझ, जिसको किसी भी प्रकार की समझ नहीं होती। अज्ञानी भी इसको हम बोल सकते हैं और नासमझ भी इसको हमें बोल सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। उनका परिचय हम जानते हैं। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। जो हमारी कहानी है नादान दोस्त, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी में। और वाराणसी में भी कहाँ हुआ? लम्ही गांव में। लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? उर्दू में और फारसी में इनकी शिक्षा हुई। वर्ष 1889 में इन्होंने बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी की। 1889 में इन्होंने बीए पास कर लिया। उसके बाद में इन्होंने जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ होगा निरीक्षक। इंस्पेक्टर का हिंदी में अर्थ क्या होगा? निरीक्षक होगा। बीए पास करने के बाद में इन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी की। और प्रेमचंद जी ने नौकरी के बाद में सेवा सदन, प्रेमश्रम, निर्मला, गोदान, गबन आदि सहित कुल 15 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद जी ने कुल 15 उपन्यास लिखे, जिनमें मुख्य हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, गबन आदि। इनके अलावा इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उपन्यास तो लिखे ही, इनके साथ में इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी। 300 से अधिक भी इन्होंने कहानियाँ लिखी। नाटक, 10 अनुवाद, बाल पुस्तकें, लेख, संपादकीय आदि इन्होंने लेख भी लिखे। नाटक भी इन्होंने लिखे, कहानियाँ भी इन्होंने लिखी, उपन्यास भी लिखे, अनुवाद भी इन्होंने लिखे। जो बालकों के उपयोग में आने वाली जो पुस्तकें थी, बाल उपयोगी पुस्तकें, वो भी इन्होंने लिखी आदि। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लेख लिखे। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका उपनाम क्या है? कलम का सिपाही। इनकी कहानियाँ मानसरोवर में संकलित है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, 300 से अधिक इनकी कहानियाँ हैं, तो उनमें जो कहानियाँ हैं वो एक मानसरोवर नाम का जो संकलन है उसमें संकलित है। 300 से अधिक जो इनकी कहानियाँ हैं, पूरी कहानियाँ एक जगह संकलित की गई है, अर्थात इकट्ठी की गई है और उसको एक नाम दिया गया है मानसरोवर। उस संकलन का नाम है मानसरोवर। तथा 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर सन 1936 को। ये थे हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिनके बारे में हमने जाना। इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में, और वाराणसी में भी कहाँ पर? लम्ही गांव में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। और 1889 में इन्होंने बीए पास करने के बाद में जो इंस्पेक्टर का पद होता है, निरीक्षक का पद होता है, उस पर कार्य किया। और उसके साथ में सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, गोदान सहित 15 इन्होंने उपन्यास लिखे। इनकी 300 से अधिक कहानियाँ हैं और नाटक, 10 अनुवाद, बाल पुस्तकें आदि इन्होंने लेख लिखे। और इनकी जो कहानियाँ थी उनका जो संकलन है, उनको जो इकट्ठा किया गया है, एक जगह रखा गया है, उस संकलन का नाम है मानसरोवर। और इनका उपनाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। और 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। ठीक है।
ये हमने पढ़ा हमारे जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनका परिचय। और अब आगे पढ़ते हैं अपनी कहानी। हमारा अध्याय दूसरा, इसका नाम क्या था? नादान दोस्त। हमने जाना कि नादान का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी या फिर अनजान या फिर नासमझ। यहाँ पर दो बच्चों की कहानी है। उस कहानी को पढ़ने से पहले हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन पे हमें विचार करना है। जैसे जो हमारा पहला अध्याय था, उस पहले अध्याय में भी हमने कुछ एक प्रश्नों पर विचार विमर्श किया था। तो वैसे इन पे भी हमें अपने विचार देने हैं, विचार विमर्श करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक समय था जब गोरैया प्रतिदिन हमें अपने घरों व छतों पर दिख जाती थी। एक टाइम था जब चिड़ियाँ हमारे छतों पर, घरों पर बैठी रहती थी, घरों पर दिख जाती थी, अपना घोंसला बनाकर रहती थी। किंतु अब गोरैया की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। सोचिए और बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। जो गोरैया नाम की चिड़िया है वो पहले प्रतिदिन हमारे घरों पर, हमारे छतों में दिख जाती थी, लेकिन आजकल हमने नहीं देखा उसको। क्यों नहीं देखा? क्या कारण है? क्या हो सकता है इसका बच्चों कारण? देखो, गोरैया पहले घरों की छतों पर रहती थी क्योंकि पहले उनको वहाँ पर दाना पानी मिलता था। वहाँ पर पहले जैसा वातावरण, जैसा पर्यावरण उनको चाहिए था वैसा उनको मिलता था। खाने के लिए दाना मिलता था, पीने के लिए पानी भी मिलता था, और उनको वहाँ पर कोई परेशान भी नहीं करता था। जैसा उनको माहौल, पर्यावरण, वातावरण चाहिए था वैसा उनको मिलता था। लेकिन आज उनके साथ में उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता है। अगर किसी भी पशु और पक्षी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो वहाँ पर रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये तो हमारे साथ भी होता है ना कि अगर हमारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम क्या उस जगह जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो बस यही बात चिड़िया की है कि उनके साथ में अगर अच्छा व्यवहार लोग करते, या फिर उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर वहाँ पर नहीं आती, उनके अनुकूल अगर वहाँ का वातावरण होता तो वहाँ पर ज़रूर रुकती। लेकिन इसी कारण से कि उनको जैसा उनको वातावरण चाहिए था उनको वैसा वातावरण नहीं मिलता, दाने पानी की व्यवस्था भी उनकी उतनी नहीं होती। इसी कारण से जो आजकल जो गोरैया नाम की जो चिड़िया है वो हमारे घरों के आसपास दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है हमारा, पशु पक्षियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने के क्या परिणाम होंगे? अपने उत्तर को विभिन्न तर्कों से पुष्ट कीजिए। देखो बच्चों, निर्दयता का अर्थ होता है बिना दया के हिंसा करना। किसी भी पशु पक्षी के साथ हम दया से पेश नहीं आए, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होना, हमारा बुरा व्यवहार होना ही क्या होता है? निर्दयतापूर्ण व्यवहार। अगर हम किसी भी पशु पक्षी के साथ में निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो क्या परिणाम होंगे? सामने से भी हमें वैसा ही प्रतिक्रिया मिलेगी, सामने वाला भी तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम किसी भी पशु पक्षी के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा उसे जो भी भोजन वगैरह देंगे, तो हमारे साथ में वो कैसा व्यवहार करेगा? अच्छा व्यवहार ही करेगा। अगर हम किसी भी पशु पक्षी के साथ में प्रेम से रहेंगे तो सामने वाला भी हमें प्रेम दर्शाएगा, हमारे प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाएगा। जैसे हम में से जो कई लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में पालतू पशुओं को पाल रखा है, या फिर कोई भी पशु पक्षी है उनको पालने का सब शौक रखते हैं, तो धीरे धीरे अगर हम उन बेजुबान जानवरों से प्रेम रखेंगे, प्रेम दर्शाने लगेंगे, तो धीरे धीरे वे भी अपने पालक के प्रति प्रेम दर्शाने लगेंगे। जैसे हमारे घर में गाय होती है, हमारे घर में कुत्ता होता है, तो जो भी इनका कर्तव्य होता है वो कर्तव्य अपना पूरा करते हैं, अगर हम इनके साथ में अच्छी तरह से पेश आए तो। अगर हम इनके साथ में निर्दयतापूर्ण, बिना दया के बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जितना हम बुरा इनके साथ में व्यवहार करेंगे हमारे साथ में वैसा ही होगा। होता है ना ऐसा? किसी भी जानवर के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ वो भी प्रेम पूर्वक पास में बैठेगा, प्रेम पूर्वक रहेगा। लेकिन किसी भी जानवर के साथ में हमने बुरा व्यवहार किया तो उसी तरीके से वो हमारे साथ में पेश आएगा। तो हमें कभी भी जानवरों के साथ में बुरा व्यवहार, निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके गलत परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोरी छिपे किए गए कामों का क्या नतीजा होता है?
कोई भी काम अगर हम अपने घर वालों को बताए बिना करते हैं, चोरी छिपे अगर कोई काम करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या नतीजा होता है, उसके बारे में हमें बताना है। देखो बच्चों, ये तो सभी को पता है कि अगर हम चोरी छिपे घर वालों से छुपाकर कोई भी काम करते हैं, पहली चीज़ तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी छिपे कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो उस कार्य का अगर परिणाम हमें बुरा मिल रहा है, उस कार्य का कुछ भी अगर हमने कार्य किया तो उसका हमें परिणाम खराब मिला, बुरा परिणाम उसका आया, तो हम अपने घर वालों को बताने में भी हिचकिचाएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा तो हमें और ज़्यादा डांट पड़ेगी। होता है ना ऐसा। तो हमें कभी भी घर वालों को बताए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। और अगर हमने कोई कार्य घर वालों को बताकर किया है तो उस कार्य का अगर परिणाम भी हमारे सामने गलत आ रहा है तो भी घर वाले उसमें हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कोई कार्य हमने किया और उसका परिणाम गलत आया तो, और उसका पता अगर घर वालों को भी नहीं है, तो घर वाले भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो हमें जो कुछ भी कार्य करें, चोरी छिपे कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, और जो भी कार्य करें घर वालों को उसका पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी चोरी छुपे कार्य करते हैं उनका नतीजा बहुत ही खराब होता है, और मन ही मन हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे कुछ कहानी से पहले प्रश्न दिए हुए थे, उन पे हमें विचार विमर्श करने थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे पूर्व ज्ञान पे आधारित हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी कहानी। कहानी को पढ़ने से पहले जो भी इसमें दिया हुआ है, इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य मिलता है, क्या है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले जो आपकी कहानी है उसे मैं आपको एक छोटे से रूप में बता देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमारी ये कहानी है। जीवन मूल्य को भी पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपनी कहानी को एक छोटे से रूप में जान लेते हैं कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है, कौन कौन इस कहानी में है। देखो बच्चों, एक बार इस कहानी में दो बच्चे होते हैं जिनका नाम है, एक का केशव और एक का है श्यामा। केशव भाई है और श्यामा इसकी बहन है। तो एक बार केशव और श्यामा नाम के दो भाई बहन होते हैं। उन दोनों के घर के जो मकान होता है, उस मकान के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। श्यामा और जो केशव हैं, उन घर के उस दोनों भाई बहनों के मकान के एक छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। और चिड़िया ने अंडे दिए तो जिससे चिड़िया का रोज़ाना वहाँ पर आना जाना हो गया, क्योंकि जहाँ पर चिड़िया के बच्चे होंगे वहीं पर चिड़िया आएगी। तो रोज़ाना चिड़िया का आना जाना हो गया। और जो केशव और श्यामा थे, दोनों ने उनको देखा, और जो ही सुबह होती, देर रोज़ाना उसे देखते हुए, और जो ही सुबह होती दोनों भाई बहन उठते और उड़ते उड़ते ही चिड़िया को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते। कहाँ पर? जहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, जहाँ पर चिड़िया के बच्चे थे, जहाँ पर छज्जा था, वहाँ पर सुबह होते ही उड़ते और वहाँ पर चले जाते। ना तो उन्हें कोई खाने की सुध रहती और ना ही पीने की सुध रहती, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, बस उड़ते आंखें मलते मलते उस छज्जे के पास में पहुँच जाते। उनके दिल में कई बार सवाल उठते कि कितने अंडे होंगे जो ये घोंसला चिड़िया ने बना रखा है, इस चिड़िया के घोंसले में कितने तो अंडे होंगे, जो कितने बच्चे होंगे, इन अंडों में कितने बच्चे होंगे, और बच्चों का रंग कैसा होगा, वो बच्चे कैसे निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो उनके पर कैसे होंगे, पर यानी पंख कैसे होंगे, आदि सवाल उनके दिमाग में आते रहते। वो बार बार सोचते रहते कैसा होगा, क्या होगा, पर उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो आपस में बातें करते रहते, उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। उनके घर में पापा थे, वो ऑफिस का काम करते, दफ्तर का काम करते, और जो उनकी अम्मा थी, माँ थी, वो घर के कार्य में व्यस्त रहती। तो वो आपस में सवाल जवाब करते रहते, किसी से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सब अपने कार्य में व्यस्त रहते, तो वो किसी से पूछ भी नहीं पाते। जो जो दिन निकलते गए, 3-4 दिन निकल गए, और दोनों की जिज्ञासा बढ़ती गई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। उनको जानने की इच्छा हो रही थी कि कितने बच्चे हैं, कैसे होंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे, और ये अगर निकलेंगे तो क्या खाएंगे, इनके पानी की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, इनके दाने की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखो एक बेचारी अकेली चिड़िया है, वो कैसा इतना सब कुछ कर पाएगी। बच्चे हैं तो बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहे थे। फिर दोनों ने क्या किया, एक दिन फिर दोनों ने मिलकर एक टोकरी ली,
उनको ये लगा कि जो चिड़िया के जब बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया कैसे उनको खाना खिलाएगी, कैसे उनको दाना खिलाएगी, कैसे उनको पानी पिलाएगी। फिर दोनों ने एक टोकरी ली और एक कपड़ा लिया, टोकरी में पानी रखा और जो कपड़ा था उस कपड़े को साथ में लिया। फिर दोनों वहाँ आए जहाँ पर चिड़िया के बच्चे थे। वहाँ आने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो चिड़िया के बच्चे थे, घास फूस में जो तिनकों में बच्चे रखे हुए थे, उस बच्चों को वहाँ से उठाया और उनके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया। उस कपड़े पर उन बच्चों को, अर्थात वो अंडे थे ना, उन अंडों को रख दिया। उसके बाद में उनके पास में एक पानी की टोकरी भी रख दी और फिर प्रसन्न हो गए कि देखो हमने जो बच्चे थे उनकी खाने पीने की व्यवस्था और कुछ दाना भी रख दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। और फिर दोपहर थी तो दोपहर के बाद में वो जाकर सो गए। इतना काम उन्होंने किया और दोपहर में जाकर सो गए। सोने के बाद में जब ज्यों ही वो उठने के बाद में तुरंत उनको याद आ गया कि हमें हमारी चिड़िया और हमारे जो बच्चे हैं उनको देखना है। उठने के बाद में वापस गए, उन्होंने जाकर बच्चों को और चिड़िया को देखा। उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके चेहरे का रंग ही उठ गया। वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जो चिड़िया के अंडे हैं वह नीचे गिरे हुए हैं घोंसले से और नीचे गिरकर फूट चुके हैं। उनको रोना आ गया और जो ही वो वहाँ पर खड़े थे उनकी वहाँ पर माता जी आई। माँ को आते ही बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, जो चिड़िया के अंडे थे वो तो फूट गए हैं, और ऐसा कहकर वो दोनों ही रोने लग गए। पर माँ तभी माँ ने उनको समझाया। तब माँ ने उनसे पूछा कि क्या आपने बच्चे जो चिड़िया के अंडे हैं उनको छुआ है? तब बच्चों ने बोला कि हाँ माँ, हमने छुआ है और इनको पानी की व्यवस्था और जो नीचे कपड़ा है इसकी व्यवस्था हमने की है। नीचे गद्दा बिछाया है इन बच्चों को, कि बच्चों के लिए, कि इन अंडों को कोई परेशानी न हो। तब माँ ने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि बच्चों, जब भी हम चिड़िया के अंडों को छूते हैं तो वह इन्हें स्वीकार नहीं करती, अर्थात वो सोचती है कि ये किसी दूसरे के अंडे हैं, तो उन्हें सेती नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं करती और वो उन्हें नीचे गिरा देती है, अस्वीकार करके उनको नीचे गिरा देती है। तो हमें कभी भी जो चिड़िया हैं उसके अंडों को नहीं छूना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद में जो केशव था उसने बोला कि माँ, मैंने अंडों को कपड़े पर रखा और फिर जब माँ मैंने अंडों को कपड़ों पर रखा है। मैंने सोचा कि इनको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने कपड़ों पर इन अंडों को रख दिया। और जब केशव को इस बात का पता चला, जब माँ ने उनसे बताया कि बेटा हमें कभी भी चिड़िया के अंडे को नहीं छूना चाहिए, चिड़िया के अंडे को जैसे ही हम छूते हैं तो वो उसे सेना बंद कर देती है, उसे स्वीकार करना बंद कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है स्वीकार करके। तो जब इस बात का पता केशव को चला तो केशव को बहुत बड़ा अफसोस हुआ, उसका मन बहुत दुखी हुआ और ऐसा देखकर वह ऐसा सोचकर रोने लग गया और उसे मन ही मन एक अपनी बहुत बड़ी गलती का अफसोस होने लग गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने कार्य किया तो मुझे घर वालों से पूछ लेना चाहिए था एक बार। और जब भी वह इस बात को याद करते ही रोने लग जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे चोरी छिपे अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो दूसरों के लिए वह समस्या बन सकता है। ये हमारा प्रश्न भी था ऊपर कि बिना समझे चोरी छिपे कार्य करने से क्या नतीजा होता है। तो इससे नतीजा यही होता है कि दूसरों के लिए समस्या बन सकता है और ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा जीवन मूल्य की इस कविता, जो कहानी हमने पढ़ी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। कभी कभी किसी जानकारी के अभाव में हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे दूसरों को तो असुविधा होती ही है, हमें भी पछताना पड़ता है। कि हमें कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा इसका परिणाम हो सकता है। ऐसा होने से क्या होता है, जो सामने वाले होते हैं उनको भी असुविधा होती है और हमें भी उसके लिए पछताना पड़ता है, हमें भी अफसोस होता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इस तरह की एक घटना का उल्लेख किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे चोरी छिपे किया गया कोई भी कार्य दूसरों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना
चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम अपनी कहानी। इसको हमने छोटे रूप में जाना कि एक केशव और श्यामा नाम के दो भाई बहन होते हैं, वो किस प्रकार एक चिड़िया को देखते हैं, ये सब कुछ हमने जाना। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हमने जाना। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और कार्निस का अर्थ होता है छज्जा। कार्निस का अर्थ क्या होता है? छज्जा। कि केशव के घर में कार्निस के ऊपर छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। दोनों भाई बहन थे और जो ही चिड़िया वहाँ पर आती जाती उसको दोनों देखा करते, रोज़ देखते उसको। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। जो ही सुबह उठते उठते ही आंखों को मलते हुए उठते उठते ही बिना कुछ खाए पिए सीधे ही वहाँ पर पहुँच जाते। और जो ही वो जाते वो देखते कि चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ पर बैठे रहते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, पता नहीं उनको क्या आनंद आता, पर दोनों बहुत उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। उनको ना तो खाने की सुध रहती, ना पीने की सुध रहती, चाहे उनके सामने कितनी भी मिठाइयाँ रख दो, उनको किसी भी प्रकार की सुध नहीं रहती। सुध यानी समझ नहीं रहती, समझते नहीं, किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देते किसी भी चीज़ पर। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, बच्चे किस रंग के होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। पर का अर्थ होता है पंख। वो हमेशा सोचते कि अंडे कितने कितने बड़े होंगे, जो इसके अंदर बच्चे हैं उनका रंग कैसा होगा, और जो बच्चे हैं उनके पंख कैसे निकलेंगे, और इनका जो घोंसला है वो भी कैसा होगा। क्योंकि जो छज्जा होता है वो ऊपर होता है, तो छज्जा ऊपर से नीचे उनको दिखाई नहीं देता है, केवल चिड़ा और जो चिड़िया जो बैठे हुए थे वही उनको दिखते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वह आपस में बातचीत करते रहते, उनका जवाब कहीं से भी उनको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न तो अम्मा को घर के काम धंधों में फुर्सत थी, जो उनकी माँ थी उनको भी घर के कामों में टाइम नहीं मिलता था, घर का ही काम करती रहती थी। न बाबूजी को ऑफिस में के काम से, न बाबूजी जो उनके पापा थे वो घर के वो ऑफिस का यानी कार्यालय में काम करते थे, तो वहाँ पर भी उनको टाइम नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों बच्चे आपस में ही बात करते और आपस में बात करके तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा बोलती केशव से कि क्यों भैया, कभी एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे निकलकर अपने आप ही उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि केशव बड़ा था, तो वो बोलता कि नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वह बोलता कि नहीं पागल, पहले तो इनके पर निकलेंगे, पर यानी पंख निकलेंगे, उसके बाद में ये उड़ेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा बोलती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, जो बेचारी चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे पाता। पेचीदा यानी मुश्किल, जो ये मुश्किल सवाल था इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाता, समझ में ही नहीं आता उसे कि क्या बोलूँ मैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। 3-4 दिन गुजर गए और जो बच्चों की जानने की इच्छा थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। अधीर यानी उतावले हो गए, जल्दी से जल्दी वो अंडों को देखना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। उनको ये चिंता होने लग गई कि बच्चे क्या खाएंगे। उनके दाने का सवाल उनके सामने खड़ा हो गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। चिड़िया इतने दाने कहाँ से लाएगी कि इतने सारे जो बच्चे होंगे इनके, इतने बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। जो बच्चे हैं वो बेचारे गरीब, खाना नहीं मिलेगा तो भूख के मारे चूँ चूँ करके ही मर जाएंगे। ये उन्होंने अपने आपस में बातचीत कर रहे थे वो। ये हमने शब्दार्थ हमारे शुद्ध यानी होश, पर यानी पंख, ऑफिस यानी कार्यालय, पेचीदा यानी कठिन या फिर मुश्किल, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, अधीर यानी उत्सुक। इतना हमने आज पढ़ा।
इससे आगे जो भी हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।